गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने एंडोस्केलेटन के को कंप्लीट कर दिया था। एक्सियल और अपेंडिकुलर दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। ठीक है। आज जो है प्रेजेंटली हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे बोन्स के बारे में, जैसे बोन्स किस चीज़ से बनती है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इसको इससे बीमारियां क्या क्या होती हैं, अगर किसी की हड्डियां कमज़ोर हैं तो उसको विटामिन कौन से चाहिए। ठीक है, तो ये सब हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देरी ना करते हुए चलो सीधा टॉपिक पे ही चलते हैं। तो जो जॉइंट होते हैं ना, उसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं, एक तो उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, एक मूवमेंट के बेस पे। जैसे जॉइंट्स हैं, कुछ हमारे 180 डिग्री तक मूवमेंट कर सकते हैं बोन्स, जैसे हमारी गर्दन है, हमारी नेक जो है वो 180 डिग्री तक रोटेट कर सकती है। फिर हमारे शोल्डर बोन है, शोल्डर बोन आप अपने हाथ को कंधे की हेल्प से पूरे 360 डिग्री घुमा सकते हो। तो ये क्या हो गया, रोटेशन मूवमेंट के बेस पे हो गया। तो जॉइंट को हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो स्ट्रक्चर के बेस पे, एक फिर मूवमेंट के बेस पे। ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के बेस पे अगर पढ़ना हो तो पहला होता है हमारा लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है, जो लिगामेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो बोन को बोन से कनेक्ट करता है, यानी बोन टू बोन कनेक्शन लिगामेंट की हेल्प से होता है। तो लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है। फिर आता है टेंडन। टेंडन जैसे लिगामेंट बोन से बोन करता है, ऐसे ही जो टेंडन है ना, वो मसल्स को मसल्स से करता है कनेक्ट, मसल टू मसल। ठीक है। और ये बोन टू मसल्स भी करता है। ठीक है। ऐसा जॉइंट जो बोन को बोन से कनेक्ट करे वो लिगामेंट होता है। ऐसा जॉइंट जो मसल्स को मसल्स से कनेक्ट करे और बोन्स को भी मसल से कनेक्ट करे, उसको बोलते हैं टेंडन। ठीक है। फिर कुछ टिश्यूज भी होते हैं जो कनेक्टिविटी में हेल्प करते हैं, जैसे एक होता है हमारा एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू। ठीक है। एरियोलर टिश्यू क्या होता है, ये एक ऐसा टिश्यू है जो मसल्स को स्किन के साथ कनेक्ट करके रखता है, मसल्स को स्किन के साथ। ठीक है। अब जैसे हमारा हाथ ही है, तो यहाँ पे हमारे मसल्स होती हैं। ठीक है। मसल्स को स्किन के साथ जिसने कनेक्ट किया हुआ है ना, वो हमारी टिश्यू है। कौन सी टिश्यू है, एरियोलर टिश्यू। तो एग्जाम में ये बहुत बार आता है कि मसल्स को स्किन के साथ कनेक्ट करने वाली टिश्यूज को क्या कहते हैं, तो बोलते हैं एरियोलर टिश्यू। फिर एक क्वेश्चन आता है कि एरियोलर टिश्यू क्या होती है, तो ये कनेक्टिंग टिश्यू है जो मसल को स्किन के साथ ज्वाइन करके रखती है। अब टिश्यू पढ़ रहे हैं तो एक टिश्यू और देखते हैं, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू, ये तो लगभग सबने, जिन्होंने प्रीवियस ईयर अगर देखा हो तो ये इससे फेमिलियर होंगे कि एडिपोज क्या होता है। एडिपोज टिश्यू एक ऐसी टिश्यू होती है जो फैट को स्टोर करती है, फैट स्टोरेज में हेल्प करती है। ठीक है। और ये हमारे बेली एरिया के पास सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसीलिए जब लोग ज़्यादा खाते हैं ना, तो उनका बेली एरिया सबसे पहले ही मतलब मोटा हो जाता है। ऐसे बोलते हैं ना, ये मोटा हो गया खा खा के, इसका मतलब ये है कि फैट जो है उसका पेट के ऊपर स्टोर हो रखा है, किसकी वजह से, एडिपोज टिश्यू की वजह से। तो एडिपोज टिश्यू जो है ना, ये हमारे बेली एरिया के पास सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए बेली एरिया जल्दी मोटा हो जाता है। ठीक है। अब ये तो होगी ह्यूमन की बात। ह्यूमंस के अंदर क्या हो गया, बेली एरिया यानी कि पेट के पास वाला एरिया, उसके अंदर एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है एनिमल से रिलेटेड, जैसे ऊँट है, ऊँट की कमर के ऊपर वो एक कूब सा होता है ना, जो काफ़ी जानवरों में होता है, जैसे भैंस के अंदर भी होता है, और ये इसके अंदर भी होता है ना, कैमल के अंदर भी होता है। तो वहाँ भी फैट स्टोर ही होता है, वहाँ भी फैट स्टोर एडिपोज टिश्यू की वजह से ही होता है। तो उनके जो कमर है ना, उसके अंदर एडिपोज टिश्यू होता है, इसलिए वहाँ पे वो फैट स्टोर हो जाता है और वो हमें दिखता है। तो इसलिए एडिपोज टिश्यू क्या हो गया हमारा, फैट डिपो भी हो गया, फैट डिपो। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है कि फैट डिपो किस टिश्यू को बोलते हैं, तो बोलते हैं एडिपोज टिश्यू के ऊपर। अब जो फैट होता है ना, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब इससे क्या मतलब है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब एक एग्जांपल के लिए देखो, मान लो कोई भी मोटा आदमी है या मोटा मोटी औरत है या जो भी है, कोई भी मोटा है। ठीक है। अब वो मोटा है, अब वो रनिंग करेगा, एक्सरसाइज करेगा, जिमिंग करेगा, तब वो पतला होगा। ठीक है। तो जब उसने एक्सरसाइज की, तब उसके बॉडी हीट हुई। अब हीट होगी तो ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है ही। अब हीट होने के बाद उसका फैट बर्न हुआ, फैट बर्न हुआ तो वो घट गया, इसीलिए इसको बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोल दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले। ठीक है।
फिर बोलते हैं कैमल। जो ऊँट होता है ना, ऊँट की बैक के अंदर फैट डिपॉजिट रहता है, जिसको ऊँट का कूब बोलते हैं ना, वो उल्टा डोम टाइप में लटका रहता है, किसी का छोटा होता है किसी का बड़ा होता है, फैट पे डिपेंड करता है वो, वहाँ उसके एडिपोज टिश्यू पाई जाती हैं, इसी की वजह से फैट स्टोर होता है वहाँ पे। ठीक है। अब इस फैट की वजह से है ना, जो कैमल है, कैमल 14 डेज तक बिना खाए पिए रह सकता है। ये भी आता है पेपर में कि कितने दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है, तो कैमल रह सकता है 14 डेज तक लगातार कंटिन्यूअसली खाली पेट रह सकता है बिना कुछ खाए पिए। किसकी वजह से रह सकता है? फैट की वजह से रह सकता है। फैट वहाँ कैसे आया? एडिपोज टिश्यू की वजह से आया, क्योंकि एडिपोज टिश्यू ही फैट स्टोरेज का काम करता है और इसी को फैट डिपो भी बोला जाता है। ठीक है। अब यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अब हम जॉइंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट फोकस करो, मतलब पेशेंस रखो, ऐसा मत करो कि भाई वीडियो स्किप करके बार बार में देख लेते हैं। मैं पहले ही स्किप करके पहले ही वीडियो पॉज करके सब लिखता हूँ, समझाने के लिए ही वीडियो ऑन करता हूँ। तो पेशेंस रखो, एक दिन में सब कुछ नहीं आएगा, और आ भी गया ना तो वो परमानेंट नहीं रहेगा, वो टेम्परेरी रहेगा। इसलिए फोकस करो, पेशेंस रखो। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट पे अब हम जॉइंट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है। थोड़ा फोकस करना, ध्यान देना। ठीक है। तो जो बेसिस ऑफ मूवमेंट होता है ना, वो जॉइंट के कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे फ्रीली मूवेबल जॉइंट, ऐसे जॉइंट जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, जैसे हमारी रिस्ट है, कलाई है, वो गोल गोल भी घूम जाती है, आगे पीछे भी होती है, ऊपर नीचे भी जाती है, तो मतलब हर टाइप से घूम जाती है। तो ऐसे जॉइंट्स जो फ्रीली मूवेबल हैं उनको बोल देते हैं डायरोथ्रोसिस जॉइंट्स। ठीक है। एग्जाम में आता है कि डायरोथेरोसिस जॉइंट्स कौन से होते हैं, तो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को ही डायरोथेरोसिस जॉइंट बोला जाता है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ये किससे बने होते हैं, तो जो ये डायरोथेरोसिस जॉइंट होते हैं ना, ये साइनोवियल फ्लूइड से बने हुए होते हैं। ये 2-3 बार आ चुका है, तो इस पे स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट लिख लेना, या स्टार लगा लेना, जो भी आप करते हैं। तो साइनोवियल फ्लूइड से ही ये जॉइंट्स बनते हैं। ठीक है। अब कुछ फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं, जैसे नेक जॉइंट। नेक जॉइंट है, उसको बोलते हैं हम पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट। ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, जैसे नेक जो है हमारी, वो 180 डिग्री तक फ्रीली मूव कर सकती है। ठीक है। आप पूरे राइट से पूरे लेफ्ट तक अपनी गर्दन को घुमा सकते हो। ठीक है। तो 180 डिग्री होगा। ठीक है। एक 360 डिग्री वो होता है, जैसे सर्कल बनता है ना, ये 360 डिग्री होगा। ठीक है। ये 360 डिग्री हो गया। 180 डिग्री है हमारा विज़न, यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा। अगर ये हमारी गर्दन है तो हम यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, पीछे नहीं देख सकते। तो ये 180 डिग्री बनता है ना, तो इसीलिए जो नेक जॉइंट है ना, वो हमारा 180 डिग्री तक ही रोटेट कर सकता है। तो ऐसे सभी जॉइंट्स जो 180 डिग्री तक रोटेशन शो कर सकते हैं, वो होते हैं पाइवोट जॉइंट्स। ठीक है। इस पाइवोट जॉइंट का बेस्ट एग्जांपल है नेक वाला जॉइंट। तो इसको इस तरह से कनेक्ट करना है। ठीक है। फिर आता है हमारा शोल्डर प्लस हिप जॉइंट्स। अब हमारा शोल्डर है, शोल्डर जो है हमारा 360 डिग्री तक घूम सकता है। और हमारा हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट की वजह से हमारा लेग भी, हम जैसे योगा करते हैं ना, तो योगा में बिल्कुल 180 डिग्री भी ले जाते हैं और उसको घुमाते भी है, 360 भी घुमाते हैं। तो ऐसे ही 360 डिग्री हमारा हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट, ये दोनों 360 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी जॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं बॉल सॉकेट जॉइंट। बॉल सॉकेट जॉइंट्स। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि 360 डिग्री रोटेट करने वाले जॉइंट को क्या कहते हैं। फिर एग्जाम्पल में ऑप्शन में देंगे पाइवोट जॉइंट, बॉल सॉकेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, या सैडल जॉइंट, या ईटीसी, या नन ऑफ द अबव। ठीक है। तो उसके अंदर सही आंसर क्या होगा? बॉल सॉकेट जॉइंट्स, जो 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एल्बो। एल्बो यानी कोनी, नी और उंगलियां, फिंगर्स। ठीक है। अब देखो, जैसे ये उंगलियां हैं, ये सिर्फ फिक्स रोटेशन है इनका, ये सिर्फ आगे जा सकते हैं। क्या किसी की उंगली ऐसे पीछे घूम जाएगी? बिल्कुल नहीं घूमेगी। जैसे आगे तो बिल्कुल घूम गई है, ऐसे पीछे नहीं जाएगी। तो इनका क्या होगा? इन तीनों का फिक्स रोटेशन है, फिक्स रोटेशन है, फिक्स डायरेक्शन में रोटेशन है। तो ऐसे जितने भी बोन्स होती है ना, एल्बो, नी और फिंगर्स, जिनका फिक्स रोटेशन होता है, उनका बोलते हैं हिंजेस जॉइंट। हिंजेस जॉइंट्स। ठीक है। फिर आते हैं हमारी रिस्ट, एंकल जॉइंट्स। रिस्ट यानी कलाई, कलाई और हमारे एंकल होता है ना, उनके जॉइंट, उनको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ठीक है। फिर हमारा अंगूठा,
अंगूठा सिर्फ ऐसे ही हो सकता है, और किसी डायरेक्शन में जा सकता है, ये ऐसे भी हो रहा है ना। तो ऐसे जितने भी पॉइंट होते हैं ना थंब से रिलेटेड, वो सारे होंगे सैडल पॉइंट, सैडल जॉइंट्स। ठीक है, तो एक बार रिकैप कर देता हूँ। नेक जॉइंट को बोलते हैं पाइवोट जॉइंट। शोल्डर और हिप बोन्स को जो 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं उनको बोलते हैं बॉल सॉकेट जॉइंट्स। एल्बो, नी और फिंगर्स के जॉइंट्स को बोलते हैं हिंजेस जॉइंट्स। व्रिस्ट एंकल जॉइंट्स को बोल सकते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। और थंब के जॉइंट को बोलते हैं सैडल जॉइंट्स। ठीक है, तो बेसिकली पेपर के अंदर मेजर तो यही आते हैं, इसके अलावा बेसिक वैसे कुछ बचता भी नहीं है, तो मेजर यही है, तो इनको रिवाइज कर लेना। अब हम थोड़ी बोन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे बोन जो है, बोन की स्टडी को क्या बोलते हैं, ओस्टियोलॉजी। फिर इसके स्पेशलिस्ट को क्या बोलेंगे, ओस्टियोलॉजिस्ट। ठीक है, ओस्टियोलॉजी बोन की स्टडी को, ओस्टियोलॉजिस्ट जो बोन्स की स्टडी का स्पेशलिस्ट होता है, बोन की स्टडी करने के बाद जो स्पेशलिस्ट बनता है वो ओस्टियोलॉजिस्ट। फिर क्वेश्चन आता है कि कार्डियोलॉजी क्या होती है फिर। ठीक है, कार्डियोलॉजी होती है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का, जो डॉक्टर होता है ना, जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ता है, सिर्फ उसको जोड़ने का काम करने वाले को कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और उसके स्पेशलिस्ट को बोल देंगे कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ओस्टियोलॉजी क्या होती है, ओस्टियोलॉजिस्ट क्या होता है, क्योंकि ये सिमिलर सिमिलर से हैं इसलिए कन्फ्यूजन हो जाती है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। बोन्स की स्टडी को बोलते हैं ओस्टियोलॉजी, और बोन्स को जोड़ने का जो काम करता है उसकी स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी, और स्पेशलिस्ट को ओस्टियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे बोन तो है उसकी स्टडी को ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। अब बोन्स बनती किससे हैं, किन सेल्स से इनका निर्माण होता है, तो बोन्स का निर्माण होता है ओस्टियोक्लाइट से, ओस्टियोसाइट से। ठीक है, ओस्टियोसाइट से बोन फॉर्मेशन होती है। अब ओस्टियोसाइट क्या है, ये सेल्स होते हैं, जैसे हम फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, तो ओस्टियोसाइट सेल्स जो होती है ना, वही बोन्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब ये दो टाइप की होती हैं, एक तो ओस्टियोक्लास्ट, एक ओस्टियोब्लास्ट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, ओस्टियो यानी कि ओस्टियो से संबंधित है, यानी बोन से रिलेटेड है। तो एग्जाम में अगर इस तरह कनेक्ट करोगे ना तो भूलोगे नहीं। तो ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट जो होता है वो बोन्स को मॉडिफाई करता है, मॉडिफिकेशन ऑफ बोन्स। अब मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है, जैसे हर बोन की शेप अलग अलग है, उंगली की बोन्स हैं उसकी शेप अलग है, कलाई की बोन्स है उनकी शेप अलग है। तो ये मॉडिफिकेशन जो है ना, ये ओस्टियोक्लास्ट की हेल्प से होता है। ठीक है, तो पहला तो इसकी मॉडिफिकेशन करवाता है, दूसरा ये मिनरल्स को स्टोर करता है, मिनरल स्टोरेज। ठीक है, तो ओस्टियोक्लास्ट जो सेल्स होते हैं ना, वे बोन्स को मॉडिफाई करते हैं और उन्हीं के अंदर मिनरल्स स्टोर होते हैं। पता होगा मिनरल्स हमारे बॉडी के मेजर बोन्स के अंदर स्टोर होते हैं, तो बोन्स के किस पार्ट में, किस सेल में स्टोर होते हैं, किसकी हेल्प से स्टोर होते हैं, तो उसका आंसर आएगा ओस्टियोक्लास्ट की हेल्प से। ठीक है, अब एक डिजीज़ है, डिजीज़ जिसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस वो डिजीज़ है जिसके अंदर बोन डेंसिटी कम हो जाती है, बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी इलनेस जिसमें बोन डेंसिटी डिक्रीज हो जाए उसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। तो ये एग्जाम में आ चुका है ओस्टियोपोरोसिस। वैसे इलनेस बहुत सारी हैं, पर ओस्टियो से याद रह जाएगा, ओस्टियो आ गया इसका मतलब बोन से रिलेटेड है, पोरोसिस आ गया इसका मतलब उसकी डिक्रीज हुई है, डिक्रीमेंट हुई है उसकी डेंसिटी में। तो बोन खोखली खोखली से होने लग जाती हैं ओस्टियोपोरोसिस डिजीज में। ये था हमारा ओस्टियोक्लास्ट का। अब ओस्टियोसाइट का दूसरी सेल्स जो होती है पार्ट होता है ओस्टियोब्लास्ट का। अब ब्लास्ट से क्या समझ रहे हैं कि कोई ब्लास्ट हो गया यानी डिस्ट्रक्शन हो गया, पर इसके अंदर इसका उल्टा है। इसका मतलब है ये बोन्स का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। ठीक है, तो ओस्टियोसाइट जो सेल्स होती हैं उसके ओस्टियोब्लास्ट वाला पार्ट
बोन्स को फॉर्म करता है, बोन्स को बनाता है। और ओस्टियोक्लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो मिनरल्स को स्टोर करता है और मॉडिफिकेशन ऑफ बोन्स के में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये था ओस्टियोसाइट का। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, तो ओस्टियोसाइट याद रखना। ठीक है, अब जो बोन है, बोन के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो बोन्स के अंदर प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है ओसिन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन प्रोटीन, ये भी पेपर में आता है। फिर बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? बोन्स के लिए इम्पोर्टेंट है कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। हेल्दी बोन्स के लिए हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस, इन तीनों की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर मिनरल आता है पेपर में कि कौन से मिनरल से बोन बनती है। मिनरल्स तो क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही मिनरल होता है बोन्स के लिए। कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट। फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है? CA3PO4 का ट्वाइस। ठीक है, तो पेपर में ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन सा मिनरल बोन्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला हो गया CA3PO4 का ट्वाइस। ठीक है, प्रोटीन कौन सा हो गया? ओसिन प्रोटीन। बोन्स के अंदर प्रोटीन हो गया ओसिन प्रोटीन। अब अगर बोन के प्रोटीन में कमी हो जाए, ठीक है, तो उस, एक मिनट रुको, देखो मिनरल जो है कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अब ये अकेला नहीं होता, इसके साथ दो और होते हैं। दूसरा मिनरल हो गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और एक मिनरल हो गया हमारा मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक है, एक तो हो गया कैल्शियम फॉस्फेट, एक हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, इसका केमिकल फॉर्मूला आ गया CaCO3। फिर मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया Mg3PO4 का ट्वाइस। तो ये तीन मिनरल होते हैं बोन्स के। बोन्स को स्ट्रेंथ देनी है तो हमें ये तीन मिनरल्स की ज़रूरत होगी ही होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम की ज़रूरत बहुत होती है बोन को, है ना? होती है ना? देखा होगा कि विटामिन डी की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी। जैसे डायबिटिक है कोई बंदा, तो उसको रिकमेंड किया जाता है कि उसको टाइम टू टाइम कैल्शियम की सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, विटामिन डी का ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि लैक ऑफ कैल्शियम से काफ़ी डिजीज़ हो जाती है, जिसमें से मेजर डिजीज़ है टिटैनी, टिटैनी डिजीज़। देखो मुझे पता है कि अभी ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है पढ़ने में, पर देखो इतना तो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, इतना तो सबको ही आता है, और जितना सबको आता है उतना ही आप करोगे तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? ठीक है, तो थोड़ा सा डीप करना पड़ेगा अगर कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो। तो लैक ऑफ कैल्शियम की वजह से कौन सी इलनेस होती है? टिटैनी। ये पेपर में आता है कई बार, तो टिटैनी हो गया। फिर हमारी बोन को विटामिन डी की ज़रूरत होती है, विटामिन डी की ज़रूरत होती ही होती है। ठीक है, विटामिन डी का फिर साइंटिफिक नेम, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। इसका नेम होता है कैल्सीफिरोल, CALCIPHEROL, कैल्सीफिरोल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर टिक कर लेना। कैल्सीफिरोल। कई बार क्या पूछता है कि किस विटामिन के कम होने से बोन में वीकनेस आती है, उसके अंदर साइंटिफिक नेम ही दे देंगे सारे, जैसे कैल्सीफिरोल उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ते हैं बोन मैरो के बारे में। उससे पहले देखते हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सी इलनेस हो सकती है। तो विटामिन डी जब कम हो जाता है ना, तो इसके दो टाइप की इलनेस आती हैं। एक तो किड्स में यानी बच्चों में, और दूसरी एडल्ट्स में। जो किड्स के अंदर इलनेस होती है उसको बोलते हैं रिकेट। ये स्कूल टाइम में पढ़ा होगा आपने, बहुत ही फेमस है रिकेट। रिकेट इलनेस विटामिन डी की कमी से। और एडल्ट के अंदर होता है ओस्टियोमेलेसिया, ओस्टियोमेलेसा। ठीक है, ये होता है ओस्टियोमेलेसा, और बच्चों में होती है रिकेट्स। ये दोनों डिजीजेज भी पूछी जाती हैं। वैसे ये हम करेंगे
ह्यूमन डिजीज़ का टॉपिक आएगा ना, उसमें भी रिपीट करेंगे। पर फिलहाल विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट और अडल्ट में ओस्टियोमेलेसा, ये दोनों इलनेस होती हैं। अब थोड़ा देखते हैं बोन मैरो के बारे में। बोन मैरो, ठीक है। बोन मैरो हमारी शरीर के लार्जेस्ट बोन जो होती है ना, उसके अंदर बनता है बोन मैरो। और लार्जेस्ट बोन कौन सी होती है? फीमर। फीमर कहाँ पाई जाती है? अपर लेग में, जो हमारे घुटने से ऊपर वाला पार्ट है ना, थाई, उस थाई के अंदर फीमर होता है। और फीमर के अंदर ही बोन मैरो की फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन इसी के पार्ट में होती है। अब बोन मैरो दो टाइप के होते हैं, एक तो रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, एक होता है येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो, ठीक है। रेड बोन मैरो जो होता है, ये क्या काम करता है हमारे शरीर में? ये आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो रेड बोन मैरो स्टोरेज का और फॉर्मेशन का काम करता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। येलो बोन मैरो क्या काम करता है? येलो बोन मैरो हमारा फैट स्टोरेज का काम करता है, और ये आरबीसी बनाता भी है, और ये डब्ल्यूबीसी भी बनाता है, प्लेटलेट भी बनाता है, ठीक है। येलो बोन मैरो ये तीनों बनाता तो है, साथ में फैट को भी स्टोर करता है। फिर एक क्वेश्चन आता है, कौन सी टिश्यू फैट को स्टोर करती है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एडिपोज, एडिपोज टिश्यू, ये भी स्टोर करती है फैट को। इसको क्या बोलते हैं? फैट डिपो, फैट डिपो बोलते हैं ना। जैसे जैसे हमारा कैमल है, कैमल के जो कमर में कूब होता है, वो 14 डेज तक बिना खाए पिए रह सकता है, क्योंकि उस टाइम, उस दौरान उसका फैट बर्न होके उसको एनर्जी देता है। अब फैट बर्न होके एनर्जी कैसे देता है, ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट था। तो इसको मतलब एकदम से रेल मत बनाओ इस चीज़ की, आराम आराम से पढ़ो एक लेक्चर को। जो अभी ज़्यादा बड़ा तो लेता ही नहीं हूँ, मैक्सिमम 25 मिनट का ही जाएगा लेक्चर, ठीक है। तो आराम से करो, पेशेंस से करो। विटामिन डी, कैल्शियम, मिनरल्स कौन से थे? जैसे कैल्शियम फोस्फेट, फोस्फेट था, कैल्शियम कार्बोनेट था, मैग्नीशियम फोस्फेट था। फिर उनके केमिकल फॉर्मूले याद करने, जैसे CA3PO4 का ट्वाइस कैल्शियम फोस्फेट का था, CaCO3 था, Mg3PO4 का ट्वाइस था। ऐसे मिनरल्स के नाम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि CaCO3 मिनरल कहाँ पाया जाता है, किसकी हेल्प में, किसके लिए हेल्प होती है, क्यों चाहिए हमारे शरीर को, ठीक है। फिर कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? टिटैनी होता है। फिर विटामिन डी की कमी से कौन सी होती है? तो ये सब आपको रिवाइज करोगे ना तभी आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये रिवाइज करके आना। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे पहले थोड़े क्वेश्चंस और करेंगे इसे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम पे, ठीक है। तो अगला लेक्चर थोड़ा छोटा ही होगा, 5 से 10 मिनट का ही होगा। उसमें मेजर मेजर पॉइंट जो रह गए ना, वे बताऊंगा। ये सारा रिवाइज करना, उसके बाद हम मस्कुलर सिस्टम पे चलेंगे, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।